अध्याय ताहिर हुसैन, उमर खालिद और इकोसिस्टम। दिल्ली दंगों पर कोर्ट का फैसला आया, कौन से सबसे बड़े राज खोल गए। कोर्ट में रोते ताहिर ने अंकित शर्मा को कैसे मारा था, कोर्ट के फैसले में ऐसा क्या क्या है जो सन्न कर देगा। हिंदू टेरर से लेकर दिल्ली दंगों तक, क्या हिंदू था निशाने पर, क्या खुलासा हुआ कि हंगामा मच गया। सबसे पहले इसका अध्याय देखिए। इस देश में एक इकोसिस्टम कैसे काम करता है, यह आज आपको दिल्ली दंगों के मामले में जो फैसला आया है उससे समझ में आएगा। दिल्ली दंगों को 6 साल हो गए, जिन पर आरोप लगे वो आज दोषी साबित हुए हैं बॉस। लेकिन देश ही नहीं, दुनिया में ऐसा माहौल बनाया गया था कि जैसे दिल्ली दंगे सिर्फ हिंदुओं ने किए, बीजेपी के लोगों की वजह से ये दंगे हो गए। और जब ताहिर हुसैन जैसे लोग पकड़े गए, उमर खालिद पर आरोप लगे, तो ये पूरा इकोसिस्टम उस वक्त माहौल बनाने लगा कि अरे 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 ये लोग तो दोषी नहीं है, मुसलमान है इसलिए इनको फंसाया जा रहा है। बचाने के लिए ये धर्म देख रहे थे, लेकिन आज जब सवाल पूछा जाएगा तो कहेंगे कि नहीं, तब धर्म मत देखो। पूरा इकोसिस्टम बचाव में उतर गया था उस वक्त। लेकिन आज जब दिल्ली की कोर्ट का फैसला आया तो दिल्ली दंगों के मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को बचाने में और विक्टिम कार्ड खेलने में पूरा इकोसिस्टम उस वक्त लगा हुआ था। वो ताहिर हुसैन कैसे आज अपने किए का दोषी करार दिए जाने पर रो रहा है, आज आपको बताऊंगा। अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन ने कैसे मारा, कोर्ट के फैसले में क्या क्या है जो आपको हिलाकर रख देगा, आपको सुनना चाहिए। आपको यह भी बताऊंगा कि ये लोग कैसे ताहिर हुसैन जैसों के बचाव में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अब भी खेल रहे हैं बॉस। जब कोर्ट ने दोषी दे दिया, करार दे दिया, तब भी ये लोग आज भी उमर खालिद या ताहिर हुसैन जैसे लोगों को बचाने में लगे। जो लोग उमर खालिद जैसों के लिए सालों से छाती पीट रहे हैं कि बेल क्यों नहीं मिल रही उमर खालिद को, आज जब ताहिर हुसैन पर फैसला आया तो कैसे इन लोगों को भी झटका लगा है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन दिल्ली दंगों के मामले में जो फैसला आया उसकी पूरी एक एक डिटेल आपको बताऊं, उससे पहले इस खबर की एक झलक देखिए। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है। 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। यही ताहिर हुसैन के ऊपर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के पूरे गैंग ने बचाव को भी कोशिश करने की कोशिश की थी, ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी है। कपिल होता तो शायद ना होती, तो इन नाम को तो सजा होनी ही है। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए। और अपने को बचाने के लिए पुलिस वालों से मदद मांगी। 8 घंटे बाद पुलिस की मदद वहां पर पहुंची। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने आज ताहिर हुसैन को जब दोषी ठहराया तो ताहिर हुसैन रोने लगा। जिस वक्त अंकित शर्मा को मारा था उस वक्त रोए थे क्या? अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोट के और हमले के निशान थे। उस वक्त कौन रोया होगा अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन आज ताहिर हुसैन रो रहा था। कड़कड़डुमा कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन के साथ साथ नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को भी दोषी ठहराया। इन लोगों को हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी माना गया। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिसमें से ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। और जैसे ही दोषी करार दिया गया, यह ताहिर हुसैन रोने लगा। उसने कहा कि वो बेगुनाह है, उसे इंसाफ नहीं मिला। सुनिए कोर्ट से निकलते समय ताहिर हुसैन ने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं। आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसाफ क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। ताहिर हुसैन कह रहा है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। सही बात है, इंसाफ तो आज अंकित शर्मा के साथ हुआ है। ताहिर हुसैन बाहर कह रहा है कि वो बेगुनाह है, कोर्ट के अंदर रो रहा था। आज ताहिर हुसैन रो रहा है, लेकिन ये सब ख्याल तब उसे नहीं आया जब वो दंगे करवा रहा था। ये बात तब उसे याद नहीं आई जब उसने दंगे के लिए अपने घर को हेडक्वार्टर बना रखा था। यह बात तब उसे याद नहीं आई जब वो दंगाइयों की भीड़ को उकसा रहा था, हिंदुओं पर हमले करवा रहा था। और यह बात चार्जशीट में लिखी है, मैं नहीं कह रहा हूं।
कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कौन सी धाराओं में दोषी ठहराया और इनमें कितनी सजा हो सकती है, एक बार पहले वो देखिए। आईपीसी की धारा 302 के तहत उसे दोषी करार दिया गया है, जो कि हत्या का मामला है। इसमें सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। आईपीसी 365 यानी किडनैपिंग, सजा है 7 साल की जेल और जुर्माना। 153A यानी धर्म और जाति के आधार पर नफरत फैलाना, सजा है 3 से 5 साल की जेल और जुर्माना। आईपीसी 148 घातक हथियार से लैस होकर दंगा, 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 147 दंगा कराने का यह मामला बनता है, सजा 2 साल की जेल और जुर्माना। अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन दोषी करार दिया गया। उस केस के बारे में सबको पता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। यह उस वक्त का दौर था जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए हुए थे और पूरा मामला बिगड़ गया था। दिल्ली में 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच दंगे हुए थे और इन दंगों के बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में काम करने वाले अंकित शर्मा की लाश मिली थी। अंकित शर्मा की लाश 26 फरवरी को ताहिर हुसैन के घर के पास एक नाले में मिली। अंकित के परिवार वालों ने बताया था कि अंकित ड्यूटी से लौटकर ही आया था और बाहर देखने गया कि क्या हो रहा है। तभी 15 से 20 लोग उसे खींच कर ले गए और जो लोग अंकित को बचा रहे थे उन पर गोलियां चला दी गई, पेट्रोल बम मार दिए गए। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि 51 बार 51 टाइम्स उसे चाकुओं से गोदा गया था। ताहिर हुसैन पर आरोप थे कि उसने भीड़ को उकसाया था जिसने अंकित शर्मा की हत्या की। यानी 51 बार। आप सोचिए, कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा था कि अंकित शर्मा को इतनी बार चाकू मारा गया था कि उसकी हथौड़ियां तक बाहर आ गई थी। आज ये रो रहा है। इस केस में ताहिर हुसैन के दोषी करार होने पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या कहा है, सुनिए एक बार। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है। इसमें जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। ताहिर हुसैन का नाम जब अंकित शर्मा हत्याकांड और दिल्ली दंगों में आया तो आम आदमी पार्टी ने पहले तो यह कहा कि चाहे कोई किसी पार्टी का अगर दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी पर ताहिर का बचाव करने की कोशिश करने का भी आरोप लगा था। तब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा था कि ताहिर हुसैन ने अपना बयान दे दिया है। उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस और मीडिया को सारी जानकारी दे दी है। ताहिर हुसैन ने हिंसा के दौरान अपने घर में भीड़ के घुस आने के बारे में बताया और पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी। पुलिस 8 घंटे बाद आई और उसे और उसके परिवार को बचाया। ये बातें संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने तब कही थी जब ताहिर हुसैन ने वीडियो जारी करके अफवाह फैलाई थी कि उनके घर पर हमला हुआ था, जबकि यह सच था कि हमला ताहिर हुसैन की घर की छत से हो रहा था। ताहिर हुसैन पर आरोप था कि वो दंगाइयों की भीड़ की अगुवाई कर रहा था। ताहिर हुसैन का घर दंगाइयों का हेडक्वार्टर बना हुआ था और तब भी इस तरह की बातें हो रही थी। एक पूरा इकोसिस्टम ट्विटर पे लग गया था कि बाप रे बाप, ताहिर हुसैन और उसके लोगों को फंसाया जा रहा है। पुलिस ने ताहिर हुसैन के मकान की तलाशी ली थी तो वहां से पेट्रोल बम, गुलेल और तेजाब बरामद हुआ था। उस वक्त बवाल का वीडियो सामने आया तो ताहिर ने मान लिया था कि वीडियो उसकी छत का ही है। ताहिर की छत से ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम सब चल रहे थे बॉस। ताहिर हुसैन का मकान और उसके मकान की छत को दंगाइयों ने लॉन्चिंग पैड बना रखा था। ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहा हूं। इतनी तस्वीरें होने के बावजूद सोचिए, एक इकोसिस्टम था जो माहौल यह बना रहा था कि ये तो विक्टिम है बेचारा, फंसाया जा रहा है इसको। ताहिर हुसैन का मकान ऐसी जगह पर था जहां पूरे इलाके की संकरी गलियों का और मुख्य सड़क पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। दंगों से कई दिन पहले ही इस छत पर दंगे का सामान इकट्ठा हो चुका था। ताहिर हुसैन ने पुलिस के सामने जो बयान दिया था, जो कबूलनामा था, वो चार्जशीट में बताया गया था। इसमें ताहिर हुसैन ने खुद यह लिखकर कबूला था, लिखकर, कि दंगों की जो योजना बनी थी उस योजना के तहत उसका घर इलाके में सबसे ऊंचा था और इसी कारण से उसने अपने समर्थकों के साथ अपने घर पर ईंट, पत्थर और दूसरा सामान पहले ही इकट्ठा कर लिया था। ताहिर हुसैन ने लिखित कबूलनामे में कहा था कि उसके घर पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, जिससे जरूरत पड़ने पर सीएए का समर्थन करने वाले लोगों से निपटा जा सके। ताहिर हुसैन ने अपना लाइसेंसी पिस्टल जो थाने में जमा था उसे वारदात से 2 दिन पहले छुड़ा लिया था, 3 दिन पहले। ताहिर हुसैन ने खुद कबूला था कि उसने अपने समर्थकों को हर तरीके से तैयार रहने के लिए कहा था। समर्थकों से कहकर ताहिर हुसैन ने इलाके के सारे सरकारी और प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे फोड़वा दिए थे, जिससे कोई भी सबूत पुलिस के हाथ ना लगे।
यानी सब कुछ प्री प्लान्ड था, शातिर तरीके से हुआ था। लेकिन माहौल क्या बनाया गया कि ये पूरा जो दंगा था वो खाली हिंदुओं ने किया, जैसे उसमें सिर्फ जो है वो मुसलमान मरे हो, हिंदू मरे ही ना हो, जबकि मरे दोनों तरफ से थे। कबूलनामे में ताहिर हुसैन ने यह भी कहा था कि वो अपने प्लान के मुताबिक दंगे के बीच में ही दिल्ली पुलिस की पीसीआर और पुलिस अधिकारियों को फोन कर रहा था। दिमाग देख रहे हैं इसका कि कल को पुलिस आएगी तो मैं तो कहूंगा कि भाई देखो मैं बीच बीच में फोन कर रहा था। खुद कबूला इसने कि ये अपने बचाव के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए सब कर रहा था, ताकि दिखा सके कि वो खुद मदद मांग रहा था, जबकि वो जानता था कि पुलिस को कितना भी बुला लो लेकिन पुलिस वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लड़के पत्थर, ईंट और डंडों के साथ सड़क पर जो है बवाल काट रहे थे। आज ताहिर हुसैन के दोषी करार होने के बाद भी आप कहेंगे अरे हो सकता है उस वक्त एक इकोसिस्टम को लगा होगा कि नहीं नहीं ये दोषी नहीं है, ये विक्टिम है, उसकी बातों में आ गए होंगे। उस वक्त आ गए, आज भी आ गए। आज भी कुछ लोग कैसे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं इसके लिए, कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन नाम है इसलिए उसे सजा मिल गई, कपिल होता तो सजा नहीं मिलती। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को सुनिए अब भी क्या कह रहे हैं वो। कपिल नहीं है ना, कपिल होता तो शायद ना होती, तो इन नाम को तो सज़ा होनी ही है। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए, जबकि वो ताहिर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था दंगा कंट्रोल कराने के लिए, और कपिल कहाँ घूम रहा था दंगा कराने के लिए। कपिल बाहर है और ताहिर अंदर है, बस यही तो फर्क हो रहा है। आप सोचिए बॉस, कोर्ट का फैसला आ रहा है, चार्जशीट दाखिल हो रही है, सबूत रखे जा रहे हैं, इतने दिन की सुनवाई के बाद फैसला आ रहा है, और अभी भी वही नैरेटिव चल रहा है कि ताहिर हुसैन मुसलमान है इसलिए उसको सजा हो गई। क्या बात है। ताहिर हुसैन के नाम पर मुस्लिम वोटों की किस तरह से पॉलिटिक्स हुई थी वो भी आपको याद दिलाता हूं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ने दिल्ली दंगे के इस आरोपी को टिकट देकर चुनाव लड़ाया था बॉस। ताहिर हुसैन को ओवैसी ने अपनी पार्टी में शामिल करके दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट बना दिया था। मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन को 33,000 वोट भी पड़े थे बॉस। ये थे ना वो 33,000 लोग जो तब भी उसका समर्थन कर रहे थे। ताहिर हुसैन चुनाव में तीसरे नंबर पर था। ताहिर हुसैन ने कस्टडी पैरोल पर आकर मुस्तफाबाद में चुनाव प्रचार भी किया था और ओवैसी ने उसके लिए घूम घूम कर वोट मांगे थे बॉस। सुनिए ओवैसी ने ताहिर हुसैन पर तब क्या कहा था। जब ताहिर हुसैन जेल को गए थे, उनका बेटा मुझसे कह रहा था कि सर साहब मेरी उम्र 15 साल की थी, मैं 5 साल में एक मर्तबा भी अपने अब्बू का हाथ पकड़कर महसूस नहीं किया। आज 5 साल के बाद मेरे अब्बू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आए हैं, तो मैंने पूछा क्या किया तुमने पहली मर्तबा, तो कहा कि मैंने अपने अब्बू का हाथ पकड़कर उसको महसूस किया कि मेरे अब्बू हैं। ये हाल करके रख दिया गया है और तुम बोलते कि मजलिस फिरका परस्ती करती है। तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा जरब उसमें लगी है कि ताहिर हुसैन ये है, ताहिर हुसैन ये है। मेरा मकसद ये है कि तुम उन जेलों में पड़े रहने वालों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करो। जेलों में पड़े रहने वालों की तकलीफ को सीने में महसूस करो, लेकिन जिसको 51 बार चाकू मारा गया हो, अतड़ियां बाहर लटक गई हो, उसकी तकलीफ महसूस ना करो। उसके लिए मत बोलो उसको किसने मार के फेंक दिया। कभी ओवैसी ने बोला? खुद ही बता रहे हैं, इतनी लंबी जबान है। आज आए और बताएं कि कोर्ट में जब सब कुछ साबित हो गया तो क्या कहना चाहते हैं। आज ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ताहिर हुसैन मुसलमान है इसलिए फंसा दिया गया। आप उसको टिकट क्या देख के दे रहे थे? आप उसके साथ क्या देख के खड़े हो रहे थे? कानून ने तो सबूत देख के फैसला सुनाया है, आप क्या देखकर समर्थन कर रहे थे? बॉस, इस देश में यह पॉलिटिक्स तब चल रही थी जब ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट में यह बताया गया था, चार्जशीट में था, तब यह सब हो रहा था कि दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर हुसैन के घर में दंगों से संबंधित जरूरी सामान जमा किया जा रहा था। पेट्रोल बम का बाकायदा इंतजाम किया गया था।
कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में पेट्रोल भरकर उनकी मौजूदगी में उनके घर के अंदर ले जाया जा रहा था। ताहिर लगातार इस भीड़ की निगरानी और उकसाने का काम कर रहा था। इससे पता चलता है कि वे लोगों को मारने और नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, इसके तो विजुअल थे कि उसकी छत से क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। तब भी नहीं लगा कि इतने पत्थर क्या अचानक से आ गए? पेट्रोल बम क्या कोल्ड ड्रिंक थी? कैसे ढक से ढक्कन खोला और फेंक दिया? ताहिर हुसैन तब आम आदमी पार्टी का पार्षद था। दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसे निकाल दिया, लेकिन शुरुआत में ताहिर हुसैन का यह कहकर बचाव करने का कोशिश करने का आरोप लगा कि उसके नेता कह रहे थे कि ताहिर हुसैन ने तो खुद पुलिस मीडिया को सब कुछ बता दिया था, वो तो खुद भीड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। सुनिए संजय सिंह ने लगातार जब उनके घर के अंदर भीड़ घुसी, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी है, 100 नंबर पे कॉल किया है, एक एक चीज की मीडिया को जानकारी दी कि किस तरीके से उनके घर के अंदर मॉब घुसी, और उन्होंने लगातार अपने को बचाने के लिए पुलिस वालों से मदद मांगी। 8 घंटे बाद पुलिस की मदद वहां पर पहुंची और पुलिस ने उनको वहां से निकाला। ये पूरा स्टेटमेंट है। जो लोग दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को जमानत न मिलने का रोना रोते हैं, ताहिर हुसैन के लिए तो रोते ही हैं। उमर खालिद के लिए छाती पीटने वाले कम थोड़े ही हैं कि अरे बेल नहीं मिल रही उसको। उनको आज यह भी देखना चाहिए कि कैसे ताहिर हुसैन जैसे दंगाइयों से उमर खालिद के कनेक्शन का आरोप लगता था, और यह बातें चार्जशीट में थी कि दंगों से पहले ताहिर हुसैन ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों से बातचीत की थी। ठीक है, यह बाकायदा इसमें चार्जशीट में था कि दंगों से पहले ताहिर हुसैन ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों से बातचीत की थी। ताहिर हुसैन उमर खालिद, शर्जील इमाम और खालिद सैफी जैसों के संपर्क में भी था। दिल्ली पुलिस की जांच और चार्जशीट के अनुसार ताहिर हुसैन ने कबूल किया था कि उसने उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ मिलकर दंगों की योजना बनाई थी। जांच में यह बात भी सामने आई थी कि जनवरी 2020 में शाहीन बाग के पीएफआई के ऑफिस में इन लोगों की मुलाकात हुई थी, जहां हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। चार्जशीट में बताया गया था कि उमर खालिद ने ताहिर हुसैन से कहा था कि वो पैसे की फिक्र ना करे। सुन रहे हैं आप? यह चार्जशीट में है कि उमर खालिद ने ताहिर हुसैन से कहा था कि पैसे की फिक्र मत करो, दंगों में मदद करने के लिए पीएफआई तैयार है। यह भी आरोप लगे थे कि चांदबाग इलाके में दंगे भड़काने के लिए ताहिर हुसैन ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए थे। उमर खालिद के लिए तो न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी चिट्ठी लिखवा ली गई थी उनसे। आज तक उमर खालिद को लेकर इकोसिस्टम यही माहौल बनाता रहता है। यही बताया जाता है कि दंगे तो हिंदुओं ने किए थे, बीजेपी के नेताओं की वजह से हुए थे। ये वही लोग हैं जो हिंदू टेरर की थ्योरी भी लेकर आए थे। हिंदू टेरर की थ्योरी यूपीए के जमाने में निकाली गई थी, जिसमें 26/11 मुंबई अटैक को भी हिंदू टेरर की थ्योरी में ही लपेट देने का प्रयास हुआ था। इसी को लेकर यूपीए के जमाने में गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी रहे आरवीएस मणि ने क्या नए दावे किए और आरोप लगाए हैं, सुनना चाहिए आपको एक बार। I have said it on very occasions, it's a fixed match between ISI and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. 26 I say that with full responsibility. I've been telling it for 7 years, 8 years. I've asked Congress people to challenge it on national TV. 1st June 2006, Digvijay Singh had asked me to mine about cases where Hindu terrorism was there. I told him that there are no such cases. Another police officer whom later on in 2611 only I recognized him as Hemant Karkare. He was sitting with Digvijay Singh and from the Home Minister's office. All the senior officers were again in Pakistan. कहता देखो हिंदू टेरर होगा। मैंने कहा सर जी मेरे पास नहीं है, अब होम मिनिस्टर आ रहे हैं 4 बजे, होम सेक्रेटरी विल बी इन ऑफिस। कहते नहीं आप ही ढूंढ के दिखाओ ना। मैंने कहा आई हैव नो neither in investigation nor in intelligence report I have a Hindu terror. देखिए, हिंदू अगर गलती करता है उसको सजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू टेरर का नैरेटिव बनाना, हिंदू ने ही सब कुछ कर दिया, इस तरह का नैरेटिव बनाने का जो प्रयास होता है वो सही नहीं है। जब आप आरोपी को बचाने के लिए उसका धर्म देखते हैं, फंसाने के लिए उसका धर्म देखते हैं, यह मामला गड़बड़ाता है। दिल्ली दंगों में हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे,
लेकिन जब पॉलिटिक्स इस तरह की होती है तो इस तरह के फैसले दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। पाठशाला में वक्त है अगले अध्याय का। इधर राहुल के गायब होने पर हंगामा मचा है, उधर पीएम मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने क्या गजब कर दिया। पीएम मोदी डील पर डील कर रहे, कांग्रेस रील वाले खेल कर रही क्या। नैरेटिव युद्ध में कैसे कैसे झूठ बोले जा रहे, पर्सनल अटैक से लेकर बड़े बड़े झूठ पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल होते नए हथियार का अध्याय अब खोलने जा रहा। इस वक्त देश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच गजब का सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां गायब है बॉस, बीते कई दिनों से हैं कहां, छुट्टी कहां मनाने चले गए हैं, किससे मिल रहे हैं, यह बीजेपी पूछ रही है। कह रही है देश को पता होना चाहिए भाई नेता प्रतिपक्ष कहां गायब है। उधर कांग्रेस जब चुनावों में पीएम मोदी को हराने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही तो अब ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रही है कि आप सुनकर माथा पीट लेंगे। पूरा इकोसिस्टम पीएम मोदी को घेरने में लग गया है। पीएम के विदेश दौरे को छुट्टी बताने से लेकर अवार्ड के लिए पीएम मोदी कहीं भी चले जाते हैं। ये तो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, देखो कैसे कैसे देख रहे हैं, देखो क्या क्या कर रहे हैं, पत्रकारों के सवाल के जवाब नहीं देते, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, ऐसी ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे कि क्या लेवल है पॉलिटिक्स का। उनको शायद लग रहा है कि पीएम मोदी की इंडोनेशिया के साथ हुई ब्रह्मोस डील की बात हो गई, या चीन को घेरने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात हो गई, या ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम पर डील हो गई इसकी बात हो गई, या न्यूजीलैंड से रणनीतिक साझेदारी को एक लेवल ऊपर पहुंचाने की बात हो गई। तो फिर तो पीएम मोदी को हराने के लिए और रास्ता नहीं मिलेगा। और इसलिए पीएम मोदी को घेरने के लिए सोशल मीडिया पर रील वाला खेला हो रहा है। मोटे तौर पर ऐसे लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है कि आप देखेंगे तो माथा पीटेंगे। लेकिन आज आपको हर नैरेटिव का सच बताना और पॉलिटिक्स का यह स्तर दिखाना भी जरूरी है बॉस, इसलिए पूरा अध्याय खोलूंगा। लेकिन पहले इस पॉलिटिकल युद्ध की एक झलक देख लीजिए। In just the last decade, 250 million Indians were lifted out of poverty. I follow your career and I copy many of your programs. अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया। रंग में कैसे भंग डाला जाए उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर करें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो नैरेटिव वॉर लड़ा जा रहा है उसकी बात तो आज करूंगा, लेकिन पहले बात उस सवाल की जो राहुल गांधी को लेकर पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी बीते कई दिनों से गायब कहां हो गए। बीजेपी आरोप लगा रही कि नेता विपक्ष राहुल गांधी किस देश में जाते हैं, इतने दिन से कहां गायब हो गए, यह किसी को पता ही नहीं रहता। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 22 जून से 13 जुलाई के बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा एक रहस्य बनी हुई है। राहुल गांधी कहां गए थे, किससे मिले, यात्रा और ठहरने का खर्च किसने उठाया, क्या राहुल गांधी की विदेश यात्राओं में ऐसी बैठकें शामिल थीं जिनका भारत के राजनीतिक या रणनीतिक हितों पर असर पड़ सकता है। राहुल गांधी लंबे समय से भारत से बाहर रहे और किसी को उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं था। ये जायज सवाल हैं जिनका जवाब विपक्ष के नेता को साफ साफ देना चाहिए। जनता को यह जानने का हक है, यह बीजेपी कह रही है। उधर बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगा दिया कि विदेश के बंद कमरे में कोई साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी पीएम मोदी के काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए एक बार संबित पात्रा को। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए, प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी। भाई वैसे तो सवाल बीजेपी से भी है, जब आपको पता ही नहीं राहुल गांधी गए कहां हैं तो आपको कैसे पता कि वहां क्या कर रहे हैं, बंद कमरे में क्या हो रहा है, मीटिंग किससे हो रही है। लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है। उधर कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को लेकर जवाब देते नहीं बन रहा, तो उनका पूरा फोकस इस वक्त पीएम मोदी के विदेशी दौरों को छुट्टी साबित करने में लेकर है, उन्हें बेकार बताने में और पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करने में।
ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं बॉस कि आप देखेंगे तो सोचेंगे कि इस वक्त पीएम मोदी को लेकर क्या ही चल रहा है। और यह सिर्फ देश में नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम विदेश में भी कर रहा है। न्यूजीलैंड की मीडिया कंपनी और सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट है स्टफ। पीएम मोदी अभी जब न्यूजीलैंड गए, आप देखिए इसने क्या छापा पीएम मोदी को लेकर आर्टिकल, और उसका हेडर क्या दिया, स्नाइपर्स, नो स्टेयर्स एंड नैप्स, मोदी एड्स एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर न्यूजीलैंड विजिट। स्टफ की रिपोर्ट में दावा क्या किया गया कि पीएम मोदी की 75 साल की उम्र को देखते हुए उनके शेड्यूल को बनाने में कुछ अतिरिक्त चुनौतियां भी हैं, जैसे उनके शेड्यूल में थोड़ी देर आराम करने का समय रखा गया है। ऐसे वेन्यू को प्राथमिकता दी गई जहां सीढ़ियां ना हो। ऐसा शायद इसलिए किया गया क्योंकि 6 साल पहले कार्यक्रम के दौरान वो सीढ़ियों से गिर गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएम मोदी के लिए जो सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, ऐसे सुरक्षा इंतजाम किसी विदेशी नेता के लिए कभी नहीं देखे गए। छतों पर स्नाइपर तैनात किए गए, बॉम्ब स्निफिंग डॉग्स और एंटी टेरर स्क्वाड को तैनात किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएम मोदी को अतिरिक्त सुरक्षा इसलिए भी दी गई क्योंकि न्यूजीलैंड में भारतीयों के बीच हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर टकराव बढ़ रहा है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के लोगों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ रहा है। आप सोचिए बॉस कि जिसके पास इतनी भी बुद्धि होगी वो ऐसा आर्टिकल छापेगा। नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया में जो नेता सबसे ज्यादा टारगेट किए जा सकते हैं उस लिस्ट में टॉप 2, 3 में आते होंगे, टॉप 3 में आते होंगे। उनको सुरक्षा न दी जाए, इतनी दिक्कत थी तो बोलते कि नहीं देंगे। अच्छा, जो सरकार सुरक्षा दे रही है उसको दिक्कत नहीं, आर्टिकल लिखने वाले को बड़ी दिक्कत हो रही है कि सुरक्षा क्यों दे दी, स्नाइपर्स क्यों लगा दिए गए, स्निफर डॉग्स क्यों लगा दिए गए, क्यों नहीं लगाए जाएंगे। आपके यहां के लोगों को नहीं जरूरत पड़ती होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को पड़ती है क्योंकि वो पॉपुलर ज्यादा है, वो टारगेट पे ज्यादा है। लेकिन आप सोचिए कैसा कैसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और न्यूजीलैंड की मीडिया की एक रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और इकोसिस्टम एक्टिव हो गया कि देखो पीएम मोदी की तो अब उम्र हो गई। कांग्रेस नेता कहने लगे कि पीएम मोदी की उम्र को देखते हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बीजेपी को यह क्लेम बंद कर देना चाहिए कि पीएम मोदी तो 18 घंटे काम करते हैं। आर्टिकल लिखने वाला कह रहा है कि पीएम मोदी जहां वेन्यू पे जा रहे थे वहां सीढ़ी नहीं होनी चाहिए थी। पीएम मोदी के सीढ़ी चढ़ने को लेकर इन लोगों का ऐसा ऑब्सेशन है कि क्या बताया जाए। उनका लेटेस्ट वीडियो देखिए बॉस, ये 8 जुलाई का वीडियो है। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, पैराशूट से उतर रहे हैं, सीढ़ी से ना उतर रहे हैं जी, बहुत आराम से सीढ़ी से उतर रहे हैं। और जहां तक किसी वेन्यू में सीढ़ियों को अवॉइड करने की बात है तो उसे उम्र से जोड़कर आप कैसे देख रहे हैं बॉस? उसकी तमाम और वजह हो सकती हैं। और आपको किसने बताया कि भाई सीढ़ी के लिए ऐसा कहा गया है? अच्छा, प्लेन वाली सीढ़ी उतर जा रहे हैं, वेन्यू की 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे होंगे। उसी से समझ में आ जाता है कि आर्टिकल लिखने के पीछे की मंशा क्या है। इनको किसी तरह साबित करना है जेनजी को कि देखो देखो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तो जो है उसकी उम्र हो गई। जहां तक उम्र की वजह से पीएम मोदी के थक जाने की बात है, पीएम मोदी के शेड्यूल में आराम करने की बात है, मैं आपको न्यूजीलैंड दौरे का ही पूरा प्रोग्राम दिखा देता हूं। भाई शनिवार सुबह 9:30 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू हुआ। दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक डिप्लोमेसी में पूरा वक्त निकल गया, बैक टू बैक मीटिंग चलती रही। फिर 2 घंटे के कार्यक्रम के लिए वो शाम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया उन्होंने, और रात 7:30 बजे वो एयरपोर्ट के लिए निकले और 8:30 बजे प्लेन नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इस पूरे शेड्यूल में कहीं भी आराम करने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, जैसा न्यूजीलैंड की मीडिया छाप रहा था कि उनको नैप के लिए वक्त चाहिए। अरे थोड़ा शर्म करो यार, एजेंडा भी चलाना है तो थोड़ा ढंग से उछलो। जो आदमी यहां से इंडिया से निकले, इंडोनेशिया गए, वहां से ऑस्ट्रेलिया गए, वहां से न्यूजीलैंड गए, टाइम जोन चेंज हो रहा है, वहां पर आपका जेट लैग हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं, उसके बावजूद बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं। ये छाप रहे हैं कि वो अरे उनको सोने के लिए समय चाहिए। 6 दिन में 3 देश का दौरा निपटाएं बॉस, बैक टू बैक ट्रैवल करके। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कवर करने जाते हैं, अमेरिका जैसे गए, मैं तो कई बार गया हूं कवर करने। यहां से अमेरिका जाकर पूरा टाइम जोन चेंज हो जाता है। इधर से यहां जब आपकी रात होगी वहां सुबह, वहां जब रात होगी यहां सुबह होती है। बॉडी क्लॉक हिल जाता है। 4 दिन कवर करने के बाद सारे पत्रकारों की हवा टाइट होने लगती है और नरेंद्र मोदी की मीटिंग बैक टू बैक चलती है। मोदी विरोधी ये इकोसिस्टम पीएम मोदी के विदेशी दौरे पर छोटे बात को ऐसा बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है जिससे पीएम मोदी ने जो बड़े बड़े काम निपटाए हैं उस पे बात ना। जबकि पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे की हाईलाइट क्या थी? उनकी सिक्योरिटी, सीढ़ी चढ़ना, दिन में सो जाना। असल तो डील थी ना बॉस,
डिप्लोमेसी थी ना बॉस, रिश्ते कैसे मजबूत हुए ये था ना बॉस, लेकिन ये लोग चाहते नहीं उस पर बात हो। आप देखिए, बात तो इसकी होनी चाहिए कि कैसे पीएम मोदी ने 40 साल का जो डिप्लोमेटिक पॉज था उसको तोड़ा और 40 साल बाद न्यूजीलैंड जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने। असल मुद्दा तो यह है कि पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 10 खास समझौते हुए, 18 बड़े फैसले हुए। भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों के बीच कारोबार को 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए करने का टारगेट रखा। न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत के 1.72 लाख करोड़ का निवेश करेगा भारत में। डिफेंस और समुद्री मार्ग में दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। संयुक्त अभ्यास और आपदा में राहत सहयोग करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदला गया। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, आगे बढ़ाने पे बात हुई। इस पे नहीं आर्टिकल छाप रहा है, सीढ़ी गिन रहा है कि सीढ़ी कितना चढ़ रहा है। आप सोचिए कि जिस न्यूजीलैंड के साथ रिश्तों को कांग्रेस ने अनदेखा किया, उसे आगे बढ़ाने पर इतना जोर नहीं दिया, उसे पीएम मोदी आज आगे बढ़ा रहे हैं तो इकोसिस्टम माहौल बना रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर अलग तरह से टारगेट कर रही हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के विदेशी दौरों का शेड्यूल डालते हुए लिखा कि यह पीएम मोदी का समर वेकेशन का प्लान है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी तो भारतीयों को विदेश न जाने की सलाह दे रहे थे, अब खुद 57 दिनों में 11 देशों की यात्रा कर रहे हैं। यानी पीएम मोदी के विदेशी दौरों को कांग्रेस पीएम मोदी की गर्मी की छुट्टी बता रही है, जबकि ये वो विदेश दौरे हैं जिसमें पीएम मोदी ने देश के लिए बड़ी बड़ी डील्स निपटाई। युद्ध से भारत पर ज्यादा असर न पड़े, इसके लिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत किया। कैसे चीन से लड़ना है, कैसे चीन को काउंटर करना है, कैसे रेयर अर्थ मटेरियल के लिए डील करनी है, यूरेनियम लाना है देश के लिए, इनको नहीं दिख रहा है, छुट्टी मना रहे हैं। कमाल की बात यह है कि पीएम मोदी पर हमला करते करते खुद कांग्रेस की इस बात का डंका पीट रही है कि पीएम मोदी युद्ध के दौरान 57 दिनों में 11 देशों की यात्रा कर चुके हैं। यानी वो खुद मान रही है कि डिप्लोमेसी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर गई है। आप सोचिए किस तरह से ये लोग चीजों को बताते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ आप कांग्रेस की राजनीति का लेवल देखिए। इंडोनेशिया में पीएम मोदी एक कार्यक्रम में वहां की जो संसद की स्पीकर पुआन महारानी से बात कर रहे थे। उस वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ये लिखने लगे कि कंट्रोल उदय कंट्रोल। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी ऐसा ही पोस्ट करके पीएम मोदी को टारगेट किया, लेकिन जब विवाद हुआ तो पोस्ट डिलीट कर दिया। उसमें ये लोग दिखाना क्या चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जैसे वहां की स्पीकर को जो है वो साइड से घूर रहे हैं, देख रहे हैं। अरे कुछ तो स्तर रखोगे यार, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। पर्सनल लेवल पे जाके इस तरह का अटैक आजकल हो रहा है। ये सब पूरा कोऑर्डिनेटेड चल रहा है सोशल मीडिया पे बॉस। आप देखिएगा नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए, क्या है इनको कुछ नहीं आता, देखो देखो कैसा कैरेक्टर है, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, बुढ़ा गए हैं, ये हो गया, इस तरह की चीजें चल रही हैं। इसी तरह कांग्रेस को पीएम मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करने से भी दिक्कत है। सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का वीडियो डाला जिसमें पीएम मोदी के सामने टेलीप्रॉम्प्टर दिख रहा है और कांग्रेस नेता ने लिखा कि हमारा टेलीप्रॉम्प्टर वाला शेर। मतलब ऐसे माहौल बना रहे हैं कि जैसे दुनिया में सिर्फ पीएम मोदी इकलौते नेता हैं जो टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर भाषण देते हैं। अच्छा, जो मैडम लिख रही हैं वो खुद एक जमाने में एंकर रही हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ती रही हैं, आज बता रही हैं कि पीएम को टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि दुनिया के बड़े बड़े नेता टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। और यह बात बहुत सामान्य सी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन तक या फिर आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप, हर कोई टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करता है। ये देखिए जो साइड में दो शीशा इसे लगा हुआ दिख रहा है, यही टेलीप्रॉम्प्टर है। उसमें भाषण लिखा हुआ आता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। क्योंकि डिप्लोमेसी में एक शब्द इधर से उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसलिए ज्यादातर वर्ल्ड लीडर्स टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो गया अगर नरेंद्र मोदी ने टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ लिया? और जो लोग नरेंद्र मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर की बात करते हैं वो खुद बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कैसे कैसे कांड कर चुके हैं, ये कांग्रेस से बेहतर कौन जानता है। राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान सुनिए जिसको लेकर पब्लिक सवाल उठाती है। Fortunately, I'm a member of parliament and unfortunately I'm a member of parliament. You can make a joke saying this, unfortunately for you, but unfortunately for एक मिनट I am एक मिनट प्लीज। see I want to make it clear, unfortunately for you, I'm a member of parliament and as the allegation has been made in parliament, अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था।
कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था 955 करोड़ रुपए। ये जो आपको वीडियो दिखा रहा हूं, इसका मकसद राहुल गांधी का मजाक उड़ाना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतना दिखाना है कि चुनावी रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी गलती हो जाए तो चलता है, लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी के लेवल पर जा रहे हैं और ऐसा ब्लंडर हो जाए तो कांड हो सकते हैं, देश के लिए फजीहत हो सकती है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर का यूज कर ले रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है इन लोगों को? जिस तरह से विदेशी धरती पर पीएम मोदी का रॉकस्टार वाला वेलकम होता है, कांग्रेस को वो भी चुभ जाता है। मेलबर्न में भारतीय मूल के लोगों के बीच पीएम मोदी का मेगा शो हुआ, उस पर भी कांग्रेस नेता सवाल उठाने लगे। पवन खेड़ा और श्रीनिवासन ने ऑस्ट्रेलिया मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी की कार्यक्रम में तो भाड़े की भीड़ बुलाई गई थी। 25 से 30 हजार भारतीयों को चार्टर्ड प्लेन में भरकर मेलबर्न लाया गया था। इतना पैसा कहां से आया, कौन इसे फंड कर रहा है, ये सब सवाल उठने लगे। जबकि हमने आपको मेलबर्न में पीएम मोदी के कार्यक्रम की झलक दिखाई थी, वहां कैसे मोदी मोदी हो रहा था और जिस तरह भीड़ की गर्मजोशी दिख रही थी, ऐसा उत्साह भाड़े की भीड़ में नहीं होता बॉस। और चार्टर्ड प्लेन से 30 हजार लोग आ सकते हैं, आप खुद सोचिए। चार्टर्ड प्लेन इतना बड़ा प्लेन नहीं होता कि उसमें भर भर के 30 हजार लोग आ जाएंगे। हम लोग खुद विदेश गए हैं पीएम मोदी का दौरा कवर करने। आप सड़क पर निकल जाइए, जो भारतीय मिलेगा ना वो बात करता है कि मोदी जी आए हैं। मैं आपको अमेरिका का किस्सा बताता हूं बॉस। अमेरिका में लोग जो हैं वो इतना ज्यादा भारत की पॉलिटिक्स को लेकर जो है वो जागरूक नहीं होते। मैं अमेरिका में सड़क पर खड़े होकर लाइव कर रहा था, 2-3 अमेरिकी गुजरे वहां से। उन्होंने पूछा कि अंग्रेजी में कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हमने बताया कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनका दौरा कवर कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि अच्छा नरेंद्र मोदी। ये आज की डेट में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है बॉस, लेकिन इनको भाड़े की भीड़ लगती है। देश में पीएम की रैली हो, विदेश में कार्यक्रम हो, कार्यक्रम में भीड़ जुटे तो अजब तर्क है। और ये आज का नहीं है, मैं आपको लालू यादव का पुराना बयान सुनवा देता हूं, तब भी यही आरोप लगता था कि एबीवीपी के लड़के लेके बुला लेते हैं, हम मोदी मोदी करवाते हैं। सुनिए वो पुराना बयान। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। मेलबर्न में जो मोदी मोदी हुआ उससे कांग्रेस पीएम मोदी का पेड कैंपेन बता रही है। लेकिन अगर ऐसा तो है तो क्या कांग्रेस इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भी भाड़े की भीड़ बताएगी क्या? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कह रहे थे कि वो पीएम मोदी की पॉलिसी की कॉपी करते हैं और इससे उनके देश का फायदा हो रहा है। यह भी क्या नरेंद्र मोदी ने बुलवा लिया, पेड कैंपेन है? क्या वो न्यूजीलैंड के पीएम को भी भाड़े की भीड़ बताएंगे, जिन्होंने शनिवार को पीएम मोदी की भर भर कर तारीफ की थी? सुनिए एक बार। In just the last decade, 250 million Indians were lifted out of poverty. The number of airports more than doubled to 157. About 95,000 kilometres of brand new highways have been built. I'm telling you, that's enough to drive from New Zealand to India and back again 8 times. And India has landed a spacecraft on the moon's south pole, the first nation on Earth to do that. It hosted the G20 and it will soon be the world's third largest economy. The 21st century will be shaped by India, and New Zealand wants to help build that future with you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे को लेकर कांग्रेस यह भी माहौल बना रही है कि पीएम मोदी तो विदेशी मीडिया से कोई बात नहीं करते, विदेशी रिपोर्टर का कोई सवाल ही नहीं लेते, सवालों से डरते हैं। मई में पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर गए थे। वहां की एक पत्रकार ने पीएम मोदी पर प्रेस के सवालों से बचने का आरोप लगाया था। नॉर्वे की पत्रकार के इन आरोपों को कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने पूरा पुश दिया। खुद राहुल गांधी ने उनके आरोपों को एंडोर्स किया था। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी कुछ ऐसा हुआ तो कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस फिर आरोप लगाने लगी कि पीएम मोदी तो सवालों से भागते हैं। पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे को लेकर कांग्रेस ने ऐसा हल्ला मचाया कि जैसे पीएम मोदी ने नॉर्वे की पत्रकार के सवाल का जवाब न देकर पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी।
जबकि पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे की असल हाईलाइट यह थी कि 43 साल बाद पीएम मोदी ने नॉर्वे के साथ कूटनीतिक रिश्तों को आगे बढ़ाया था। वो प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने नॉर्वे की यात्रा की इस दौरे पर पीएम मोदी ने बड़ी बड़ी डील्स निपटाई। लेकिन क्या था भाई कि एक पत्रकार के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? और पूरे टाइम यही रहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक सवाल दाहिने का बाएं पूछिए, कहते हैं बीजेपी का आदमी हो। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन आरोप लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और अगर मैं आपको मीडिया से इंटरैक्शन का बताऊं, अगर आप देखेंगे पिछले 12 साल अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के, पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिए कितने? 160 इंटरव्यू दिए हैं बॉस पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने। और हर इंटरव्यू ऑलमोस्ट 1-1 घंटे का तो मिनिमम रहता है। तो एक इंटरव्यू में अगर आप 20 सवाल भी पकड़ लीजिए कि 20 सवाल पूछे गए होंगे, एवरेज कह रहा हूं, तो 160 इंटू 20 कर दीजिएगा, तो नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल में 3200 सवाल के जवाब तो दे ही चुके हैं। और इसमें पॉडकास्ट भी हैं, तरह तरह के सवाल हैं, अलग अलग विदेशी मीडिया हाउसेस को दिए हुए इंटरव्यू हैं। तो अगर सवाल से भागते तो 3200 सवाल का जवाब दे रहे होते। उनका अपना तरीका है, वो बैठ के जवाब देते हैं। इसी तरह विदेशी धरती पर पीएम मोदी को मिले बड़े बड़े अवार्ड से भी कांग्रेस को दिक्कत होती है। आरोप लगता है कि पीएम मोदी को बस एक अवार्ड दिखा दो, दौड़े दौड़े चले जाते हैं। एआई वीडियो भी बना दिया इन लोगों ने कि भाई देखो ये कैसे जो है विदेश जाते हैं अवार्ड लेने के लिए, और वो भी सेटिंग करके मिल जाता है। देखिए वीडियो एक बार। हमारा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। एक ही बारिश में करोड़ों रुपयों से बने हाईवे टूट रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जनता नाराज है। जनता को क्या जवाब दें? मुझे जनता से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरी विदेश यात्रा पर फोकस करने दो। मैं मौज करने के लिए पैदा हुआ हूँ, जनता को जवाब देने के लिए नहीं। तुम ये बताओ, अवार्ड का इंतजाम हुआ या नहीं? सर, इंडोनेशिया से अवार्ड की सेटिंग हो चुकी है, जहाज वहीं जा रहा है। हाँ, जल्दी चलो। विदेशी धरती पर पीएम मोदी को जो अवार्ड मिलते हैं वो देश का मान होते हैं। पीएम मोदी भी हर बार इस अवार्ड को पूरे देश को समर्पित करते हैं, कोई पर्सनल उपलब्धि नहीं बताते। लेकिन उसका भी मजाक चल रहा है। और क्या नरेंद्र मोदी को अकेले अवार्ड मिला है क्या? इसके पहले देश के किसी प्रधानमंत्री को कोई अवार्ड नहीं मिला? जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, इनको भी कई देशों में सम्मान मिले। तो क्या वो सेटिंग से मिले थे? देखिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन उस पॉलिटिक्स के बीच भी आपको यह देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसमें भी कम से कम एक लेवल तो होना ही चाहिए ना। लेकिन है कि नहीं, आप खुद तय कीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। पाठशाला में अगला अध्याय, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके सब गया समझो। पाकिस्तान के मौलाना ने कैसे उतार दी मुनीर की वर्दी। ट्रंप के करीबी की अचानक मौत। उधर ट्रंप पर हमले के लिए ईरान ने धुरंधर उतार दिया क्या? ट्रंप को बहुत बड़ा झटका, ईरान के साथ लड़ने आ गया रूस। पुतिन ने कौन सा भयंकर हथियार भेज दिया, अब इसका अध्याय। इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि हर तरफ से पनौती दिख रही है। अमेरिका ईरान की डील करवाने गया था, वो दोनों फिर लड़ने लगे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ही करा के आए हो तुम। लेकिन उनके खुद के घर में, यहां तो वो हवाबाजी में कर रहे थे, उड़ रहे थे कि अमेरिका ईरान की डील करा रहे हैं, लेकिन वहां तो बेइज्जती हुई। पाकिस्तान के खुद के घर में इस वक्त मुनीर की धुलाई हो रही है। पाकिस्तान में ऐसे हालात बने हैं, ऐसा बवाल मचा है कि ईरान अमेरिका युद्ध में बिचौलिए बने फंस रहे फिर रहे। ट्रंप की चापलूसी में जुटे मुनीर की भयंकर फजीहत हो रही है। पाकिस्तान के किस मौलाना ने मुनीर की वर्दी उतार दी ऐसे ऐसे बयान देकर? और ईरान और अमेरिका के युद्ध में क्या रूस की एंट्री हो गई है? और ईरान ने ट्रंप की हत्या का पूरा प्लान बना ही लिया है क्या? किस धुरंधर को उतार दिया है? इस अध्याय में सब बताऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था।
killing all the right people. सबसे पहले बात पाकिस्तान में मची खलबली की, जिसकी वजह से मुनीर का बीपी हाई हो गया है। पीएम शहबाज शरीफ भागे भागे घूम रहे हैं। क्या बलूचिस्तान, क्या खैबर पख्तूनख्वा और क्या पीओके, मुनीर और शहबाज को ये तीनों इलाके अपने हाथों से निकलते दिखने लगे। टेंशन इतनी हाई है कि बैठकों पर बैठकें चल रही हैं। मुनीर सेना के अधिकारियों और आईएसआई के साथ बैठक कर रहा है, दुनिया से असलियत छुपाने में जुटा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के ही मौलाना फजलुर रहमान ने मुनीर और उसकी सेना की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। पाकिस्तान की पार्टी जमीयत उलमाए इस्लाम फजल के प्रमुख फजलुर रहमान ने मुनीर पर सीधा हमला बोल दिया, और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान कंट्रोल खो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा से मुनीर की सेना भाग चुकी है। पीओके भी पाकिस्तान के आजाद होने का अल्टीमेटम दे चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के इन इलाकों में हो रही बगावत का ठीकरा मुनीर पर फोड़ दिया। उन्होंने मुनीर और उसकी सेना पर राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया और पॉलिटिक्स में आने के लिए मुनीर को चुनौती दे दी कि वर्दी उतारो और पॉलिटिक्स में आ जाओ। सुनिए मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। देखिए, ऐसी बेइज्जती देखकर मुनीर का गुस्सा अपनी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई पर फूट पड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान के क्वेटा में हुई एक बैठक में मुनीर ने सख्त लहजे में सेना और आईएसआई के अधिकारियों को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मुनीर ने क्लियर कट कह दिया है कि या तो हालात काबू में लाओ, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहां से। मुनीर बमका हुआ है बॉस, वो बैठक में झल्ला जा रहा है। उधर शहबाज शरीफ की हालत अलग खराब। पहले शहबाज शरीफ ने क्वेटा में बैठक की, जब बात हाथ से निकलती दिखी तो शहबाज शरीफ को अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की याद आ गई। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ मदद का कटोरा लेकर कतर पहुंच गया। मुनीर, शहबाज, नवाज शरीफ सब घबराए हुए हैं, क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान की जनता कह रही थी, अब पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता भी कहने लगे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल चुका है। आप सुनिए पाकिस्तानी नेता मौलाना फजलुर रहमान, वो खुद कह रहे हैं कि भाई खैबर पख्तूनख्वा तो गया, पीओके गया, बलूचिस्तान गया। सुनिए क्या हालात बन गए हैं पाकिस्तान में। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती, और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सपुर्द होंगी। फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहम करम पर होंगे। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने बाजारों में एक ही काम किया कि अपने प्यारों के लिए कफन खरीद सकें। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। आप सोचिए कि पाकिस्तान के मौलाना खुद बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची। जैसे पाकिस्तान की सेना डरपोक, वहां की पुलिस भी डरपोक। कह रहे हैं कि रात का अंधेरा होते और सुबह का सूरज उगने से पहले ये पुलिस वाले बाहर ही नहीं निकलते हैं डर के मारे। मुनीर की मुसीबत सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। मुनीर की असली मुसीबत पीओके है, क्योंकि पीओके में खुलेआम बगावत चल रही है। पीओके में पब्लिक सड़कों पर उतरी हुई है, सीधे मुनीर को चैलेंज दे रही है। पीओके के एक नेता जावेद इकबाल का कहना है कि पाकिस्तानी सेना 78 साल से श्रीनगर को भारत से आजादी दिलवाने का चूरन चटा रही थी, लेकिन अब यह चूरन नहीं बिकने वाला। सुनिए। 78 साल जैसा कि यह चूरन बेचा गया,
कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चुरंग पुराना हो गया। ये तो पाकिस्तान का हाल हो रखा है। बारूद की ढेर पर बैठा है जो कब फट जाए पता नहीं। इसी तरह से वो डील भी बारूद के ढेर पर है जो डील अमेरिका ईरान के बीच करवाने की डींगे पाकिस्तान हाँक रहा था। अमेरिका और ईरान का हाल तो यह है कि मरने मिटाने वाली भयंकर जंग फिर से छिड़ गई है। इस युद्ध से पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह खुला था, अब उसी को खुलवाने के लिए महायुद्ध फिर से छिड़ने की नौबत आती दिख रही है। युद्ध को लेकर आज अचानक पूरी दुनिया की टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि अचानक पुतिन ने अपना सबसे घातक प्लेन ईरान भेज दिया है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाले वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 ने दावा किया है और इस दावे के बीच रूस के Tu-214PU प्लेन का एक लोकेशन लैंड होने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अगर यह प्लेन वाकई में ईरान पहुंच चुका है तो यह ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाला है क्योंकि दुनिया पुतिन के इस प्लेन को प्रलय वाला प्लेन मानती है। रूस के जिस प्लेन की ईरान में लैंडिंग ने ट्रंप की धड़कनें बढ़ा दी होंगी, उसकी खासियत सुन लीजिए। Tu-214PU की बात कर रहा हूं, जो कि रूस का एयरबॉर्न कमांड पोस्ट या डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। यह भीषण जंग या परमाणु युद्ध जैसे हालात में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। इस प्लेन में ऐसी सुरक्षित और एंटी इंक्रिप्टेड संचार प्रणाली है जिसके जरिए राष्ट्रपति और शीर्ष सैन्य अधिकारी हवा में रहते हुए भी सेना को निर्देश दे सकते हैं। इस प्लेन की अधिकतम रफ्तार करीब 850 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना रुके लगभग 6,500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। हालांकि रूस ने पुतिन के इस घातक प्लेन की उड़ान पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया अभी तक, लेकिन जिस तरह अमेरिका में अचानक ईरान पर बमबारी तेज कर दी गई है, 24 घंटे के अंदर 140 ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई गई हैं, उससे पूरा ईरान दहल उठा है। ट्रंप ने एक साथ ईरान के 5 राज्यों में एयर स्ट्राइक का दावा किया है। ईरान ने भी भयंकर पलटवार किया। उसने एक बार फिर खाड़ी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू कर दिए। ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन को निशाना बनाकर मिसाइलें दाग दी, ड्रोन चला दिए। देखिए, जब से अयतुल्लाह खामेनी को सुपुर्द खाक किया गया है, तब से ईरान के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनी का नया बयान भी जारी किया, जिसमें मोस्तफा खामेनी ने कहा है कि देश के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी का बदला लेना देश की मांग है और इसे पूरा किया जाना चाहिए। आगे मोस्तफा खामेनी ने कहा है कि वो अपने शहीद नेता और इन दोनों युद्धों के सभी शहीदों का खून का बदला इन शर्मनाक हत्यारों से लेने की कसम खाते हैं। इसके साथ ही मोस्तफा खामेनी के नाम से जारी बयान में कहा गया कि उनकी उपस्थिति या किसी दूसरे अधिकारी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। वो यहां हो या ना हो, बदला तो लिया ही जाएगा। और इस बदले में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या भी शामिल है। ईरान की हिटलिस्ट में नंबर 1 पर आने की वजह से ट्रंप पहले ही टेंशन में, उस पर उनकी टेंशन इस वक्त और भी बढ़ गई जब ट्रंप के राइट हैंड माने जाने वाले सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत हो गई। इसके बाद अटकलें तेज हो गई कि कहीं ईरान का कोई धुरंधर अमेरिका में तो नहीं घुस गया, क्योंकि ईरान में लिंडसे ग्राहम की मौत का जश्न मनाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि ईरान ने जहर देकर ट्रंप के करीबी को मरवा दिया। ईरान के समर्थन वाले ग्रुप ने इशारों में लिंडसे ग्राहम की मौत की जिम्मेदारी भी ले ली और एक AI वीडियो जारी कर दिया, जिसमें लिंडसे ग्राहम के बाद अगला टारगेट लारा लूमर को बताया गया है और इसमें KP भी लिखा दिख रहा है, जिसका मतलब किल ट्रंप माना जा रहा है। KP मतलब किल ट्रंप। तो यह सब कुछ चल रहा है। अब कौन कहां घुसा पड़ा है और क्या कर रहा है, ट्रंप की जान को कितना खतरा है, यह सवाल तो खड़ा हो रहा है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस, जिसमें आज का सवाल कि कभी कभी किसी को छूने पे एकदम से नहीं करंट का झटका जैसा लगता है। ऐसा क्यों बॉस, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ताहिर हुसैन, उमर खान। ब्रेक के बाद देश की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है और वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस का। आपने भी बिजली का झटका लगने की खबरें सुनी होंगी। हो सकता है कई लोगों को बिजली का झटका लगा भी हो। बिजली के उपकरणों से अक्सर लोगों को झटका लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी शख्स को छूइए, किसी आदमी को एकदम बिजली का झटका टाइप लगता है। ऐसा क्यों होता है, आज इसके बारे में बताता हूं। दरअसल दरवाजे के हैंडल या कुर्सी को छूने या फिर किसी व्यक्ति को छूने से अचानक कई बार झटका सा महसूस होता है। इस तरह के बिजली के झटकों को स्टैटिक शॉक कहा जाता है। हमारे आसपास मौजूद हर चीज छोटे छोटे कणों यानी एटम्स से बनी है। इन एटम्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जब आप चलते हैं या आप किसी कपड़े या किसी चीज से रगड़ खाते हैं तो आपके शरीर की सतह पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आप किसी दूसरी चीज या इंसान को छूते हैं तो जमा हुआ यह नेगेटिव चार्ज तेजी से आपके शरीर से निकलकर दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है। चार्ज की इसी अदला बदली की वजह से एकदम करंट या झटका जैसा महसूस होता है। स्टैटिक शॉक लगने के पीछे एक बड़ी वजह ह्यूमिडिटी है। जब हवा में बहुत नमी कम हो जाती है तो यह शॉक ज्यादा लगता है, क्योंकि सूखी हवा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो इस वजह से यह सब होता है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।